देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 खंड बी, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं खंड 43 खंड बी, यानी 43 के बी किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में, भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है, नागरिकता। और भाग कितना में, 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है, किसी भी जाति धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता। जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। आप भाषण दे सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में, यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लागू कब से हुआ? 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से। और एक है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब का था? 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है। इस पे क्या प्रतिबंध है? निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति। अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया? सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा DPSP जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 से लेकर
51 तक, और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से 51 भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं DPSP। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार दुर्ग में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। 2018 में पूछे गए मेंस में प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले आपको 2 प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड कर दिए गए, जिसमें आपको 1 से 42 तक आपको कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोनों वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है, मतलब आज का जो पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? द्विसदनीय कहने का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, मतलब वैसा राज्य जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो उसको बोलेंगे द्विसदनीय। लेकिन किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। देखिए ये रहा मैप। इस मैप को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, अभी वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। लेकिन 2019 से पहले 7 राज्यों में था। कब? जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा नहीं हटा था, सॉरी धारा बोल दिया क्या, 370 जो अनुच्छेद जब नहीं हटा था, तो जम्मू कश्मीर में भी कैसा व्यवस्था था? द्विसदनीय। मतलब जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय व्यवस्था था, वहाँ भी विधान परिषद था। लेकिन जब 370 अनुच्छेद जब वहाँ से हट गया तो विधान परिषद क्या हो गया? वहाँ से हट गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, तो वहाँ से द्विसदनीय व्यवस्था का हुआ हट गया। तो अभी जो वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सर्वाधिक सीट कहाँ है विधान परिषद में? यूपी में कितना सीट है? 100 सीट। बिहार में 75 और कर्नाटक में 75। 78 कहाँ? महाराष्ट्र में। तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, और ये जो प्रश्न जब पूछा गया था 2018 का मेंस का पेपर है, तो 2018 में जम्मू कश्मीर में होगा क्योंकि 2019 में हटा। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि जब प्रश्न पूछा गया था तो पंजाब में नहीं था उस समय, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में है क्या? नहीं। आप इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अनुसार। अगला जो प्रश्न है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। और ऑप्शन बी में दिया गया 15, 16, 19, 24। इसी तरह से सी में भी दिया गया, डी में भी दिया गया। तो जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है वो कौन सा अनुच्छेद है? 15, 16,
19, 29 और 30 जो 5 अनुच्छेद है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है मूल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध है, यानी आपको भेदभाव नहीं करना किसी भी लिंग, जन्म स्थान के आधार पे या मूल वंश पे। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में बताया गया है मतलब यह अधिकार दिया जाता है अल्पसंख्यक वर्गों को कि कहीं भी शिक्षण संस्थान स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में बताया गया। और 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये जो अनुच्छेद है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, केवल भारतीय नागरिकों को, और सभी व्यक्तियों को उपलब्ध मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता। अनुच्छेद 15 अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 इसी को बोला जाता है निजता का अधिकार। इसको क्या बोला जाता है? निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के का शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या बताया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो मूल अधिकार यानी केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। नागरिक और व्यक्ति में अंतर है। नागरिक कहने का मतलब कि किसी एक राष्ट्र का ही नागरिक हो सकता है। जैसे मैं बोले भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया तो केवल भारत का ही उसको नागरिकता मिलेगा। बाकी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत का नागरिकता प्राप्त कर लेता तो पाकिस्तान का नागरिकता क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो केवल का नागरिकता मतलब सिर्फ एक ही राष्ट्र का वो रहेगा। और व्यक्ति कहने का मतलब किसी भी देश का व्यक्ति हो सकता है। तो अनुच्छेद 15, 14 तो होगा नहीं, तो यानी सी और डी नहीं होगा। ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अनुच्छेद 24 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ये गलत है। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12। यानी राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। और लोकसभा में 2 सदस्यों को, और संसद में पूछेगा तो 14। देखिए यहाँ प्रश्न जब पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। संसद पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 14। और केवल राज्यसभा में पूछेगा तो 12, लोकसभा में पूछेगा तो 2। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। इसका कहने का मतलब है अगर कोई बिहार का है तो बिहार में ही सिर्फ लड़ सकता है या झारखंड में भी लड़ सकता है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर में भी मतलब उत्तर में ही सिर्फ लड़ सकता है, किसी अन्य स्टेट में नहीं लड़ सकता। तो ये जो दे रहा है गलत है, क्योंकि एक राज्य का व्यक्ति किसी अन्य राज्य में भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी में दे रहा है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। यह क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन, तो इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्योंकि साथ चुनना था। नेक्स्ट है कि सत्य कथन चुनिए, यानी कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। और डी में दिया गया कि हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो देखिए डी गलत हो जाएगा। 5 वर्ष बाद आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, 6 वर्ष पे नहीं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है? नहीं। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो वित्त आयोग
संवैधानिक निकाय है या नहीं। संवैधानिक कहने का मतलब संसद में संविधान में इसके बारे में चर्चा है या नहीं। तो वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में 280, अनुच्छेद कितना में 280। देखिए यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में दिया गया होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा गया जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, एक ऐसा अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। और यहाँ लिखा गया कि अनुच्छेद 280 के 1 के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा, यानी टोटल 5 सदस्य रहेंगे। तो अब प्रश्न पे चलते हैं। वित्त आयोग संवैधानिक न्याय है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा भारी बात नहीं है, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है। राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 1/10, यानी सदन के यानी सदस्य के टोटल यानी कुल सदस्य के 1/10। तो राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, यानी अधिकतम 250। तो 250 का जब 1/10 निकालेगा तो कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? ऑप्शन ए में देखिए एंथैल्पी में परिवर्तन, बी में तापमान और सी में उत्प्रेरक दिया गया और डी में सांद्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांद्रता। देखिए एक आप सुने होंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन। सांद्र कहने का मतलब होता है गाढ़ा और तनु कहने का मतलब पतला। एक जनरली अगर आप समझ रहे होंगे तो सांद्र कहने का मतलब गाढ़ा, तो सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, यानी इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, एनसीईआरटी का कट ऑफ लगाया गया है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। कॉपर के मिश्र धातु में जेडेन यानी जिंक नहीं होता। कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडेन नहीं होता? पीतल। तो पीतल में किसका मिश्रण होता? पीता जी, तांबा और जस्ता, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण होता पीतल। जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? जिंक का होता है, कॉपर का होता है और निकेल। जर्मन सिल्वर में, तो जर्मन सिल्वर में जर्मन नहीं होता, ये आप खासा ध्यान दीजिएगा। और सिल्वर भी नहीं होता, सॉरी सिल्वर नहीं होता जर्मन सिल्वर में। नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन सिल्वर नहीं होता। होता क्या क्या? निकेल, कॉपर और जिंक, इसमें मिश्रण होता है। गन मेटल, सीसा, टीन और किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन और जिंक और लोहा, गन मेटल में मिश्रण होता है। बेल धातु कॉपर और टीन का मिश्रण है, जिससे घंटी बनाया जाता है, जो जिसको बोलते हैं बेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक नहीं पूछा गया, तो बेल धातु में जिंक नहीं होता, इसमें क्या होता है? कॉपर और टीन होता है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण से होता है? एस्बेस्टस, सिलिका, टेक्सटाइल, पेपर। ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टस। संसद की प्राक्कलन समिति है, यानी अस्थायी। ऑप्शन बी में दिया गया अस्थायी, सी में न्यायिक और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? अस्थायी समिति। ऑप्शन नंबर ए। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा के होते हैं। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के। और टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। यानी वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश दिया जाता है उसे राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये सही दिया गया। यानी जो भी सिफारिश दिया जाता है राष्ट्रपति को संसद में उसे पेश करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ऑप्शन सी भी सही है और ए भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी सही है। अभी तुरंत आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत चुनना था तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए मैथ का प्रश्न है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए लिख रहा यदि इतना का मतलब प्लस, इतना का मतलब माइनस और प्लस का मतलब भागा हो तो इतना का मान होगा। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। 13 + 8 माइनस और प्लस का मतलब क्या दिया गया? भागा, यानी 2। इसको भाग करेगा तो 3 आएगा। तो 13 8 कितना हो जाएगा? 21। और 21 में से 3 घटा दीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर सी। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 51 से कितना? 66। तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो आएगा? 15। उसी तरह से यहाँ से यहाँ करिएगा तो कितना हो जाएगा? 21। यहाँ करिएगा तो 23। यानी 2 का अंतर है। 23 में से 21 घटाइएगा तो 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ और यहाँ तो 15 दूनी 17 और 19। देखिए तो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 66 में 17 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 83। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। और ये कब हुआ था? 1997। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन बोले तो ग्रीन हाउस गैस। तो ऑप्शन नंबर सी। और एक पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण। ऊर्जा का स्तूप। स्तूप बोले तो एक ऐसा संरचना जो जीवों के विभिन्न स्तर को दर्शाता है। स्तूप यानी पिरामिड एक ऐसा संरचना है जो जीवों के विभिन्न स्तर को दर्शाता है। जैसे में संरचना है तो सबसे पहले नीचे क्या होता है? उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। ये चेंज होता है क्या? कभी नहीं। अगर उत्पादक पहले आता है तो उत्पादक ही आएगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। यानी उत्पादक, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। ये कभी चेंज नहीं होता। तो ऊर्जा का स्तूप होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा का स्तूप होता है हमेशा सीधा। सबसे पहले क्या होगा? पेड़ पौधा, उसके बाद पेड़ पौधों के खाने वाला यानी जीव जंतु, जीव जंतु के खाने वाला, उसके बाद सबसे ऊपर उपभोक्ता। ये कभी चेंज नहीं होता। अगला प्रश्न चलते हैं। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? बिल्लो। और ये कहाँ पाया जाता है? ठंडे प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा? है कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वैज्ञानिक नाम ही देगा। आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। जो भी भारत का राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय खेल हो गया, राष्ट्रीय मिठाई हो गया, जो भी है सारा का आप वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया निलंबो इंडिका, निलंबो हिंदुस्तानी, निलंबो न्यूसीफेरा,
निलम्बो रिकर्वा। तो ऑप्शन नंबर सी निलम्बो न्यूसीफेरा। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु। अरस्तु अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के, सिकंदर महान के। लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। लैमार्क और ट्रेविरेनस। थियोफ्रेस्टस जंतु विज्ञान के जनक। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? यानी बताना कि कौन सा कूट एक फल है। ऑप्शन ए में दिया पोम, ड्रप, सिप्सेला, पीपो। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? कौन सा कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? टाइगीरेज, नेपेथनीज, लॉर्थेंस, जूनिफेरस, जूनिपेरस, नेपेंथीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपेंथीज। कीटभक्षी पादप कहने का मतलब जो क्या करता है? कीटों को खाता है। ऐसा पेड़ पौधा जो क्या करता है? कीट को खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पादप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नेपेंथीज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और ऑप्शन सी में दिया गया ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवेश की स्वतंत्रता दे दी। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षा रखा। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो सारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।